गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए आपको अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 8 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी के द्वारा हाल ही में सीएम बने हैं तेलंगाना स्टेट का। इन्होंने सीएम पद के लिए शपथ लिया है। जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी के लिए राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार हो चुका है और ये तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। श्री रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी का नेता नामित किया गया था और वह 2024 में गठित राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी जी ने सीएम पद के लिए शपथ ले चुके हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा और ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कि तेलंगाना स्टेट का नया बनाया गया है, जो 2014 में गठित हुआ था तेलंगाना के नए स्टेट के रूप में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसा। जैसा को हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का एक नई लीग शुरू करने और इस साल घरेलू मैदान पर विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी करने में मार्गदर्शन के लिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत को आईएमओ परिषद में कितने वर्षों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 ईयर। 2 सालों के लिए भारत को फिर से री इलेक्ट किया गया आईएमओ काउंसिल्स के लिए। तो जानते हैं क्या है आईएमओ। तो आईएमओ का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। 2024-25 द्विवार्षिक के लिए शुक्रवार को लंदन में इसकी असेंबली में हुए चुनावों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए फिर से चुना गया है। भारत को पुनः चुनाव ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ये 10 कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो जानते हैं आईएमओ के बारे में। तो आईएमओ का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौता के बाद आईएमओ, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा कि 1948 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के द्वारा हाल ही में विलेज मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत अपने सभी 6 लाख गांवों के डिजिटल मानचित्र तैयार करने की योजना बना रहा है और इसी के साथ 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3D मानचित्र तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व गांवों को सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण नामक एक चल रही योजना शुरू की गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में विलेज मैप एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सर्वेक्षण पोत संध्याक का निर्माण कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलकाटा में। कैलकाटा में इसका बनाया गया था, निर्माण किया गया था, जिसे हम संध्या के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। एक अधिकारी ने कहा कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा संक्षिप्त रूप में इसे जीआरएसई कहा जाता है, एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने देश में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक को भारत की नौसेना को सौंप दिया जाएगा और आईएनएस संध्याक
इसी शीर्षक वाले एक अन्य जहाज का पुनर्जन्म है, जिसे एक सर्वेक्षण जहाज के रूप में भी तैनात किया गया था। बाद वाले को 1981 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो इसे फिर से लाया गया है, जिसका नाम है INS संध्यक। किसके द्वारा बनाया गया है? तो GRSE के द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। इसका काम क्या है कि इसका काम है कि सर्वेइंग करना। सर्वेक्षण जहाज जो पूरी तरह से GRSE द्वारा डिजाइन किए गए हैं, बंदरगाह और बंदरगाह के दृष्टिकोण के अंत से अंत तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन चैनलों और मार्ग की पहचान करने में यह सक्षम है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स, ये तीनों इसमें शामिल हुए हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 2022 स्वीडिश थिंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहा गया, 2022 में दुनिया के शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में 3 भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल किया गया है। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसे HAL जाना गया। दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे BEL के नाम से जाना गया। और तीसरा मझगांव डॉक्स लिमिटेड, जिसके MDL के नाम से जाना गया। इन तीनों को सिप्री में शामिल किया गया है। हथियारों की बिक्री में HAL जो 3.4 अरब डॉलर के साथ 41वें स्थान पर है, BEL 1.9 अरब डॉलर के साथ 63वें स्थान पर है और MDL जो 1 अरब डॉलर के साथ 89th पोजीशन पर है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इन तीनों को 14 लाख मजबूत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए प्रमुख आदेशों से लाभ हुआ। सरकार के मेक इन इंडिया पर जोर देने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक होने की रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में बना हुआ है। 2018 से 22 में कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना होगा कि हाल ही में सिप्री के द्वारा हमारे तीन इंडियंस कंपनी को ऐड किया गया, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तीसरा मझगांव डॉक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर, जिसे JT60SA का अनावरण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा जापान में इसका अनावरण किया गया है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसका नाम JT60SA रखा गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। परमाणु संलयन अनुसंधान के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर, जिसका नाम JT60SA ने आधिकारिक तौर पर जापान के इबारिक प्रांत में प्रचलन शुरू किया। देखिए, जानते हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। यह दो हल्के परमाणुओं के नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है। यही वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, वही एनर्जी जो हमारे सन और अदर स्टार्स में अवेलेबल है। JT60SA फ्रांस से निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का अग्रदूत है। माना जाता है कि JT60SA और ITER दोनों हाइड्रोजन नाभिक को एक भारी तत्व हीलियम में संलयन करते हैं, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट एडवांस एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया? तो जापान में इसका बनाया गया, जिसका नाम है JT60SA। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटका में इसका उद्घाटन हुआ है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 5 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका के कोडमंगला इंडोर स्टेडियम में शुरू की गई और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, जो 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 6 टीमों हिस्सा लेगी। प्राइम वॉलीबॉल लीग का दूसरा संस्करण जीतने वाली अहमदाबाद डिफेंस इस टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बन जाएगी। ग्रुप चरण में शीर्ष 2 टीमों ने 9 दिसंबर को होने वाली सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी और खिताब मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा।
तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो जानेंगे नेक्स्ट 10 दिसंबर को कि आखिर कौन टीम ने शीर्ष पर इतना स्थान हासिल किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में तालिबान द्वारा संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के द्वारा तालिबान को रन अफगान गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। चीन ने देश में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में तालिबान द्वारा नामित अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा प्रदान किया है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद से यह किसी भी देश में उनका पहला आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त दूत है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके देश का मानना है कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के साथ वांग ने चीन के कदमों के खिलाफ सावधानियों पर जोर देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक खुली और समावेशी राजनीतिक संरचना का निर्माण करेगा, उदार और व्यावहारिक घरेलू और विदेशी नीतियों को अपनाएगा, सभी प्रकार की आतंकवादी ताकतों को दृढ़ता से सामना करेगा और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में चाइना के द्वारा इसे ग्रांटेड कर दिया गया कि डिप्लोमेटिक स्टेटस को चाइना में स्टैब्लिश कर सके। जो कौन है? तालिबान के हैं, जो अफगानिस्तान कंट्री के एम्बेसडर को चाइना में एंट्री देने के लिए एक्सेप्ट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ये पहली इंडियन वुमेन है जो कमांड करेगी मार्स रोवर मिशंस को। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। उन्होंने अब MIT में प्रवेश और नासा में नौकरी पाने की अपनी प्रेरक यात्रा को इंस्टाग्राम पर भी साझा किया है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह 13 साल पहले नासा में काम करने का सपना लेकर अमेरिका आई थी और अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। पर्सिवरेंस एक मंगल रोवर है जिसे जुलाई 2020 में केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, USA से लॉन्च किया गया था, जो एक छोटे रोबोट और समाक्षीय हेलीकॉप्टर इंजेनिटी, जिसका उपनाम गिन्नी को ले गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह फरवरी 2021 में जेजेरा क्रेटर में मंगल ग्रह पर उतारा गया था और पर्सिवरेंस एक अत्यधिक उन्नत, महंगी और परिष्कृत मोबाइल प्रयोगशाला है जो क्रेटर के भीतर लैंडिंग साइट को नासा द्वारा ऑक्टेविया ई बटलर लैंडिंग नाम दिया गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो पहली इंडियन सिटीजन है जिनको नासा में कमांड दिया गया है रोवर मिशंस को मार्स पे पहुंचाने के लिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चंस क्या है? भद्राचालम मंदिर समूह जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? भद्राचालम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स विच वर सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी उड़ीसा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इनके पार्ट्स, सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 जिसमें डिस्क्राइब किया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 1 से 4 में किया गया है। पार्ट 2 जिसमें बताया गया है नागरिकता के बारे में यानी सिटीजनशिप, इसका उल्लेख आर्टिकल में 5 से 11 में किया गया है। पार्ट नंबर 3 जिसका उल्लेख फंडामेंटल राइट्स है, जिसका सब्जेक्ट यानी हमारी मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 में किया गया है। पार्ट 4 में चलेंगे। इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP से कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। पार्ट 4A इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी हमारी मौलिक कर्तव्य है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 51A में किया गया है। इसको अमेंडमेंट कर जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।